नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में और विज्ञान प्रकाश। आज का न्यूज पॉइंट क्या होगा? सारी खबरें, सारा न्यूज, सारा पॉइंट इस चुनाव के इर्द गिर्द है, जहां कुछ जीते कुछ हारे, लेकिन दो तीन बड़ी घटनाएं मैं मानता हूं। पूरे दिन बैठकर मैं कई सारे विश्लेषण देख रहा था। पहला, ममता बनर्जी की वापसी पश्चिम बंगाल में, और किस तरह से वापसी ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में। इतिहास में बताया जाता था भारत के निर्माण के बाद लेफ्ट का, वामपंथ का वर्चस्व पश्चिम बंगाल में। पहले वो समय आया कि कोई सोच नहीं सकता था कि वामपंथ सत्ता से बाहर चला जाएगा पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी के साथ वो हुआ। उसके बाद सबको छोड़कर ममता बनर्जी अकेले एक चुनाव लड़ती हैं और पहले से बेहतर स्थिति में आती हैं। मैंने आज ये बात कही भी पहले कि हम खबरें सिर्फ ये सुनते थे कि करप्शन है वहां पर और ये स्कैम हो रहा है वहां पर, वो स्कैम हो रहा है, पार्टी के एमपीओ के नाम आ रहे हैं, पार्टी फंक्शनरीज के नाम आ रहे हैं। लेकिन कमाल है, बहुत कम ऐसा भारतीय राजनीति में देखने को मिलता है। पिछला उदाहरण नीतीश कुमार का है बिहार में, जहां 1% भी एंटी इनकम्बेंसी टॉप मोस्ट लीडर के लिए, जो कि इस केस में ममता बनर्जी हैं, काम ही नहीं करती, बल्कि नगण्य हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। यह हुआ ममता बनर्जी के साथ। दूसरी बड़ी घटना जिस पर हम पहले आएंगे, और वो है असम की। भारतीय जनता पार्टी लेड एक सरकार का बनना असम में, यह बहुत ऐतिहासिक बात है। मैं आपको बता सकता हूं कि 15 वर्ष पहले ऐसा सोचना भी असंभव था। कोई इस नजरिए से देखेगा भी नहीं कि वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट आए या बीजेपी लेड गवर्नमेंट आए। ऐसा होना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ऐतिहासिक है। बिहार हारती है भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली हारती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक ऐसी जगह जाके सरकार बनाने का वो खाता खोलती है जिसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंपैक्ट होगा, राजनीतिक असर होगा बीजेपी के लिए। और बीजेपी के लिए अपने आप को यह साबित करने में कि वो राष्ट्र में इस वक्त ना सिर्फ दिल्ली में काबिज है, केंद्र में, वो देश की कितनी बड़ी पार्टी है। ऐसा होता है, पार्टियों के साथ ऐसा होता है। 10 साल कांग्रेस के राज का समय जब रहा तो कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा किया कई सारे स्टेट इलेक्शन में, लेकिन असम में अपनी सत्ता लाकर बीजेपी ने एक नया अध्याय जोड़ा है। उसने बड़ी चतुराई के साथ, सियासत में चतुराई की जरूरत होती है, स्थानीय लोगों का एक जमघट तैयार किया। राष्ट्रीय स्तर पर एक अलायंस का जो फॉर्मूला लेते हैं उसको राजकीय स्तर पर वो लेकर गई। छोटे छोटे लोगों से स्ट्रेटेजिकली रणनीति के तहत गठबंधन किया और खुद को लीड पार्टी बनाते हुए एक चुनाव लड़ा और जीता। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मेरे लिए ये दोनों बहुत बड़ी घटना है। ममता बनर्जी का अपने दम पर 200 सीटें इत्मीनान से पार करके पश्चिम बंगाल में काबिज होना, और भारतीय जनता पार्टी का असम में अपने नेतृत्व में एक सरकार को लेकर आना। ये जुड़ेगा बीजेपी 1980 में बनी पार्टी के अध्याय में। ये तो बड़ी घटनाएं हैं। जयललिता तमिलनाडु में वापस आई है, वो भी बड़ी घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूडीएफ लेफ्ट फ्रंट केरल में वापस आया, वो भी बड़ी घटना है। लेकिन ये दोनों सियासी पहलू पर एक अलग तरह का असर डालेंगे। निरंजन मुखोपाध्याय मेरे साथ मौजूद है। निरंजन मेरे साथ लगातार रहेंगे और फिर हम पॉलिटिकल मेहमानों से भी बातचीत करते रहेंगे। सबसे पहले आपको असम की बीजेपी की जीत की ये रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूं। बीजेपी के लिए ये जश्न की घड़ी है। पहली बार असम में उसकी सरकार बन रही है। सर्बानंद सोनोवाल नए मुख्यमंत्री होंगे। असम के जनता के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बीजेपी की इस जीत के साथ 15 बरस से चली आ रही तरुण गोगोई की सरकार का खात्मा हो गया है। शायद गोगोई को इसका एहसास हो चुका था और उन्होंने पहले ही सोनोवाल को शुभकामना दी। बेस्ट ऑफ लक टू हिम आल्सो। वी थिंक बेस्ट ऑफ लक टू मिस्टर सोनोवाल। पूर्वोत्तर में ये बड़ी कामयाबी बीजेपी को नए इलाकों में ले जाने वाली है। उसके सहयोगियों असम गण परिषद और बीपीएफ को भी अच्छी खासी सीटें मिली हैं। असम की जनता को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि लगभग 48-49% वोट देकर हमें एक अभूतपूर्व समर्थन असम की जनता ने दिया है।
हम बहुत आभार है असम की जनता के प्रति। इस चुनाव में तीसरा कोण माने जाने वाले AUDF को भी नुकसान पहुंचा है। बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि कांग्रेस साथ आती तो नतीजे ये नहीं होते। ये हमारा जो भी हाल हुआ है इसके 100% कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। हमने पूरी कोशिश की, प्रशांत किशोर जी ने कोशिश की और उनके बड़े बड़े लीडरों ने कोशिश की कि किसी तरीके से यह गठबंधन हो जाए। असम में सबसे पहले कोशिश ये हुई कांग्रेस, UDF, BPF, AGP मिलकर एक महागठबंधन हो जाए, लेकिन इसको कांग्रेस वालों ने बिल्कुल नहीं माना। असम ने जहां कांग्रेस की चुनौती बढ़ाई है, वहीं बीजेपी की झोली में एक नया राज्य चला आया है। बांग्लादेश से होने वाला अवैध घुसपैठ पिछले 3 दशक से असम की राजनीति को प्रभावित करता रहा है। इस बार भी चुनावों में बीजेपी ने जोर शोर से जनता से यह वादा किया कि अगर वो राज्य में सत्ता में आए तो अवैध घुसपैठ के मसले के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और भारत बांग्लादेश सीमा को सील कर दिया जाएगा। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि नए मुख्यमंत्री सोनोवाल इस मुश्किल चुनौती से निपटने के लिए क्या नया रोड मैप तैयार करते हैं। गुवाहाटी में मदन लाल के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही किया, पार्टी के अपने मुख्यालय पहुंचे, अपने नेताओं को उन्होंने एड्रेस किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, नरेंद्र मोदी पुराने सियासतदान हैं, पार्टी के महासचिव रहे हैं, एक पुराने प्रचारक हैं, वो समझते हैं अहमियत असम की जीत की। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि असम जीतना कैसे बीजेपी के डोमेन में एक नए अध्याय को जोड़ रहा है। पीएम मोदी ने यह कहा, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना वो कई लोगों के लिए वैसा ही आश्चर्य है जैसा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार में हिस्सेदार है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वैसे ही आश्चर्य चकित करने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पावर शेयर करे या सत्ता के, बीजेपी कहां तक इसका फायदा उठा पाएगी। बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि असम में चुनाव से इतनी बड़ी जीत के साथ बीजेपी क्या लाभ ले पाएगी। देखिए, क्या लाभ ले पाएगी आगे वो तो देखने वाली बात है, लेकिन पहले समझने की कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी की असम में ये जो जीत हुई है इसको हम लोग किस तरह से देखें। मैं एक ही प्रिज्म से देखता हूँ असम में ये जीत, और जो केरला में एक सीट जो भारतीय जनता पार्टी के O राजगोपाल इतने सालों के, कई दशकों के बाद वो चुनाव में जीते हैं। ये दिखाता है कि दोनों केरल और असम में दिखाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो लगातार करीब कई दशकों से असम में और केरल में जो काम किया है, इसका जाके पॉलिटिकल लाभ वो भारतीय जनता पार्टी को दिला पाई है। इसके पीछे एक बहुत लंबी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी थी। मोदी जी बोलते हैं कि लोगों को आश्चर्य लगता है, लेकिन जो लोग संघ को करीब से देखते हैं उन लोगों को लग रहा था कि ये आश्चर्य वाली बात नहीं है। बिहार और दिल्ली के चुनाव भी ये साबित करते हैं कि अगर संघ आपका साथ न दे तो बड़ी दिक्कत में आ जाती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, जो बेसिक जो डिस्कोर्स है असम के बारे में, जो माना जाता है कि जो बेसिक डिस्कोर्स था असम में, जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है, उसके ठीक 1 साल पहले असम आंदोलन शुरू होता है नॉन आसामीज के खिलाफ। असम से आसामी के अलावा सब लोग बाहर चले जाओ। ये स्क्रिप्ट कैसे बदलती है कि आंदोलन जो है ये नॉन आसामीज के खिलाफ ना रह के इसमें एक कैसे एक एंटी मुस्लिम थ्रस्ट आ जाता है। बाला साहेब देवरस बोलते हैं अपने एक उस समय के भाषण में 80 में या 81 में बोलते हैं कि जो हिंदू बांग्लादेश से आ रहे हैं उनको हमको रिफ्यूजी के तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि हिंदू अगर कहीं से प्रोसिक्यूट होके निकलेगा तो भारत नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। जो मुसलमान आ रहा है वो तो खैर इस्लामिक कॉन्स्पिरेसी है आप लोगों के असम को एक हिंदू मेजॉरिटी से मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में बदलने की। तो ये जो पूरा का पूरा जो डिस्कोर्स बदल गया, और उसी के चलते क्या हुआ कि एक तरफ आपने अपनी आइडियोलॉजी को बेस रखते हुए एजीपी से आप सोनोवाल को ले आए, आप कांग्रेस से हेमंत बिस्वा शर्मा को ले आए, तो एक तरह से एक नई भारतीय जनता पार्टी को बना दिए, जो कि उतना ही बड़ा अलायंस है जितने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस आपने बोडो पीपल्स फ्रंट और असम गण परिषद के साथ आपने स्ट्राइक आउट किए। तो ये कुल मिला के संघ का एक बेसिक वर्क जो करीब 1980 से लेके चला आ रहा है, और उसके साथ साथ
स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, क्योंकि अगर ये अलायंसेस नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती। वोट शेयर के मामले में अभी भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पीछे है। स्तर पर जिस तरह से आपने अपने गठबंधन बनाए, छोटे छोटे पॉकेट्स को ध्यान में रख के, और एक रीजनल फेस लोगों के असर को ध्यान में रख के, तमाम उन गलतियों को नहीं दोहराया जो आपने दिल्ली में और बिहार में किया था। मोदी जी प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर नहीं है। ये बहुत बड़ी तरीके से वोटर के पास अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है। मेरे साथ कांग्रेस के शक्ति सिंह गोयल साहब मौजूद हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस के लिए बड़ी तस्वीर की नहीं बात कर रहे हैं, अगर हम असम की ही बात करें, आप तरुण गोगोई को लेकर भी चुनाव नहीं जीत पाए, जबकि हम देख रहे हैं भारतीय सियासत 15 सालों में, 10 सालों में, खास तौर पे मैं बार बार कहता हूं कि ऐसी बदली है कि पुराना जमाना एंटी इनकम्बेंसी के इम्पैक्ट का जा चुका है। लोग अगर अच्छा काम करते हैं नेता, तो उनकी सरकारें वापस आती है। आज ही के दिन में जयललिता और ममता बनर्जी इसका उदाहरण है। इसका मतलब साफ है कि तरुण गोगोई को असम में लोगों ने बुरी तरह से रिजेक्ट किया, नकार दिया। गोयल साहब, देखिए, पहले तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ जो भी नतीजे आए हैं उसको स्वीकार करता हूं। राजनीति में, लोकतंत्र में हार और जीत दोनों हमें उसी स्पिरिट के साथ एक्सेप्ट करना होगा। देखिए, आपकी बात सही है, रिपीट होते हैं लोग, पर यह भी देखना होगा कि 15 साल तक एक ही शख्स, एक ही पार्टी, यानी पार्टी और पर्सन दोनों हो, और वो भी 15 साल तक हो। उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी आता है, 5 साल के बाद नहीं। आप तरुण गोगोई जी का अगर इतिहास देखिए तो 15 साल तक, माने 3 कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शंस वो अच्छी मार्जिन से जीतते रहे थे। दूसरी बात, अगर आसाम में आप देखिए तो मैं मानता हूं कि बीजेपी का जो अलायंस पार्टनर उन्होंने जिस तरह से बनाए, कांग्रेस से भी कुछ लोगों को तोड़ के ले गए, आप एजीएम को देख लीजिए, आप बीपीएफ को देख लीजिए, उनको लेके उन्होंने बनाए अपना जो अलायंस पार्टनर बनाया। मैं मानता हूं उसका उनको जरूर फायदा हुआ। अच्छा, जहां पे राजनीति की बात है, बीजेपी ने कन्वीनियंटली अपना हर राज्य के साथ, आइडियोलॉजी के साथ, अपनी विचारधारा के साथ जो कॉम्प्रोमाइजेस किए, आप उत्तर प्रदेश में किसी के घर में जाके उसके फ्रिज में कौन सा मांस है मान के आप उसको मार डालते हो कि आप बीफ नहीं खा सकते हो। आप यहाँ पे कहते हो कि किसको क्या खाना है उसकी मर्जी है, उसमें कोई लेना देना बीजेपी को नहीं है। आप बीफ भी खा सकते हो, आप ऐसे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। आपकी विचारधारा आपकी वहीं बदल लेते हो। मैं मानता हूँ ये क्या तरीका है ऐसी बातों से गोयल साहब, ये क्या आप पॉलिटिशियंस का तरीका है जो टेलीविजन पर आते हैं, उनसे सवाल करिए कांग्रेस के बारे में, वो बताने लगते हैं बीजेपी के बारे में, बीजेपी से सवाल करिए वो बताने नहीं, मैंने पहले कांग्रेस के बारे में गोयल साहब, आप मुझे साफ साफ बताइए, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी अगर तरुण गोगोई की है, तो लोगों ने एक नए फॉर्मूले को वहां एक्सेप्ट किया, बीजेपी और उसके स्थानीय अलायंसेस के फॉर्मूले को वहां एक्सेप्ट किया। आपको क्यों लगता है कि तरुण गोगोई भी वही एंटी इनकम्बेंसी बीट नहीं कर पाए जो बाकी नेता कर लेते हैं? ऐसा क्या किया गलत तरुण गोगोई ने कि वो ये चुनाव हार गए? आप कांग्रेस का जवाब दीजिए। नहीं, मैं कांग्रेस का यही आपको जवाब दे रहा हूं कि 15 साल है, आप इसको और जगह के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई 5 साल के बाद चुनाव जीता है, इसमें जरूर मैं ममता जी की बात करूंगा, मैं जयललिता जी की बात करूं, आप तो कह सकते कि 5 साल के बाद वो दोबारा जीत के आए हैं। तरुण गोगोई जी के साथ ये नहीं है कि 5 साल के बाद उसको फेस करना था। 15 साल एक ही पर्सन, एक ही पार्टी 15 साल तक रहते हैं और उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी होती है। सो आज के मामले में जो आप कंपैरिजन कर सकते हैं हम 5 साल वाली, वो 15 साल के साथ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा एक ये बात भी रही। दूसरी बात, जो हमारे से टूट के गए, मैं मानता हूं कि कांग्रेस में अगर मेरे साथ मेरा नंबर 2 या मेरे कैबिनेट में काम करने वाले लोग हैं, अगर इलेक्शन के कुछ ही हफ्ते पहले अगर वो मुझे छोड़ के जाते हैं, मेरी स्ट्रेटेजी है, मेरी पार्टी है, मेरा वो है, और इसमें मैं मोदी जी का पॉलिटिक्स में जो जीता वो सिकंदर, वो किसी भी तरह से आए, मैं जरूर ये कहूंगा कि वो ये करते हैं, उसके साथ वो
लाइक जैसे आज वो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में सबको अचंभा होता है कि मेरी बीजेपी की सरकार मैं शेयर करके वहां बना रहा हूं। जरूर होता है, क्योंकि आप चुनाव से पहले जिसको कहते हो कि बाप बेटी ने बहुत कश्मीर को लूटा है, अब लूटने नहीं दूंगा, और फिर बाप के साथ बाद में बेटी के साथ आप सरकार बना सकते हो, जरूर ताजुब होता है सबको। कांग्रेस की कि कैसी राजनीति है लंबी जिसको लिस्ट है। नहीं वही तो मैं कह रहा हूं ना, ये लॉजिक कांग्रेस की कॉम्प्रोमाइज, क्या बीजेपी का इशू उठाइए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे से श्याम जाजू है फोन लाइन पर मौजूद, भारतीय जनता पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं। श्याम जाजू जी, मैं ये जानना चाहता हूं, ये तो उसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में भी कहा कि आप लोगों के लिए बहुत ऐतिहासिक है भारतीय जनता पार्टी। 1980 अप्रैल के महीने में उस पार्टी का जन्म हुआ था, तब से लेकर आज तक जिस एरिया पर काम कर रही थी, आप लोगों ने उसका चुनाव जीता। आप इसको अब एडवांटेज पॉइंट में कैसे तब्दील करेंगे? कहीं ना कहीं घूम फिरकर बांग्लादेश, घुसपैठ, ये सारे इश्यूज जो आप पहले उठाकर दूसरों की आलोचना करते थे, अब वो आपको खुद को एड्रेस करने पड़ेंगे, क्योंकि केंद्र में भी आप ही की गवर्नमेंट है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब भी हम इन्फिल्ट्रेटर्स बांग्लादेश के घुसखोरों का विषय हमारा प्रायोरिटी का विषय था। मुझे तो आज भी याद है 83 में जो वहाँ सत्याग्रह हुआ था गुवाहाटी में, उस सत्याग्रह में मैं सहभागी था जिसमें इन्फिल्ट्रेटर के खिलाफ हमने आंदोलन छेड़ा था। तो आज तो हम सत्ता में आए हैं और इसी एजेंडे को लेकर आए हैं। 2 साल मोदी जी जब से केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं, तब से नॉर्थ ईस्ट स्टेट का विकास और असम का विकास, ये प्रायोरिटी लेकर जो हम काम कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो मैंडेट मिला है वो उसी के लिए मैंडेट हमें मिला है। और असम जैसे कठिन प्रदेश में इतना वन साइडेड मैंडेट हमने भी कल्पना नहीं की थी, इतनी अप्रत्याशित जीत हमें मिली है। ये जनता ने हमारे पर दायित्व दिया है और निश्चित रूप से जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। हमारी नीति और नीयत स्पष्ट है, इसलिए ये जो बांग्लादेश के घुसखोरों वाला जो विषय है वो लोगों की स्वाभाविक उम्मीद हमसे है और वो करने में हम कामयाब रहेंगे। जाजू जी, दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आप लोगों ने, और मैंने हिंदी का एक शब्द इस्तेमाल किया, चतुराई से, और सियासत में चतुराई जो है वो बड़ी अच्छी बात होती है, गलत बात नहीं होती। आपने स्थानीय अलायंसेस बैठाई, लोकल लोगों से आपने बातचीत करके अपना एक गठबंधन वहां असम के लिए तैयार किया और उसको आपने लीड किया, जिससे आप इतनी बड़ी जीत में आए। अब मेरा पॉइंट यह है, जो कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है, मैं सीधा आपसे पूछना चाहूंगा, आइडियोलॉजिकली तो ये कोई नहीं आपके साथ है, और असम की राजनीति में आपको अपनी आइडियोलॉजी को भी संभाल के चलना होगा, तो टकराव कब और कितना होगा इन लोगों के साथ? अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 11 अशोक रोड पर बोलते हुए कहा, इस देश में जम्मू कश्मीर में हमारी जिस प्रकार की अलायंस की सरकार है, इसका लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है पूरे देश में, वैसा ही आश्चर्य आसाम की जीत के लिए लोगों को लगता है। पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेटल प्रूव किया है, हम लोगों को साथ में लेके चल सकते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हम चल सकते हैं, और हमारी प्योर मेजोरिटी आने के बावजूद जो लोगों से हमने चुनाव पूर्व गठबंधन किया था वो मित्रता हमारी कायम रहेगी, ये भी हमने बोला है। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। 24 पार्टियों को साथ में लेकर अटल जी ने चलाकर बताया था पूरे देश को कि ये गठबंधन का ये भेद चल रहा है, और निश्चित रूप से आसाम में भी हम अच्छी सरकार चलाने में कामयाब रहेंगे। ठीक है, मैं एक निरंजन मुखोपाध्याय को लाऊंगा। निरंजन, यहाँ पे आप कार्य जरूर है। श्याम जी रहिएगा आप हमारे साथ। ये है, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं यहाँ पर, बड़ी तस्वीर में भले ही आप एक गवर्नमेंट का एजेंडा बनाकर सरकार चला रहे हो, लेकिन जिस पृष्ठभूमि से ये स्थानीय साथी इनके आते हैं, वो छोटी छोटी दिक्कतें बहुत पैदा कर सकते हैं बीजेपी के लिए। मेरे ख्याल से जो भी दिक्कतें आ सकती हैं उसको एक दरकिनार करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये हो सकता है कि इस पूरे कैंपेन के दौरान एक पैरेलल नैरेटिव भी था। एक तो ये इन्फिल्ट्रेटर्स का जो नैरेटिव है वो बहुत पुरानी बात चली आ रही है। लोग आते हैं बांग्लादेश से, इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, IMDT एक्ट को लेके, पूरा वो एक पैरेलल ट्रैक है। दूसरा ये कि पिछले 3.5 दशक से असम में जो आंदोलन हुआ, उससे चलते पूरा का पूरा जो एम्फेसिस है और जो स्टेट की जो प्रीऑक्यूपेशन है वो ये इलीगल इमिग्रेंट्स के इशू के पे उस पे उलझ के रह गया। लेकिन जो लोग जाते हैं, लोगों को लगता है
कि इसकी वजह से हमारा विकास बिल्कुल दरकिनार रह गया। तो अगर ये सरकार को सबसे पहले अगर कुछ अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई इसको, जिसको हम लोग गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट बनाना है, तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी सूझबूझ वाली इनकी स्ट्रैटेजी ये होगी कि ये विकास पे कंसंट्रेट करें, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो लोग चाहते हैं कि उनके लिए हो, सड़कें बने, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट उठा रहे श्याम जाजू, एक धारणा रही है और मैं नहीं मानता कि यह धारणा पूर्णतः होनी चाहिए या सही है कि नॉर्थ ईस्ट ये विकास के लिहाज से मेन स्ट्रीम एजेंडे का हिस्सा नहीं बनता। क्या आप लोग ये बदल पाएंगे? क्योंकि इस वक्त आप एक डबल एडवांटेज में हैं, आपको दोहरा फायदा इस बात का है कि असम में भी अब आपकी सरकार होगी और दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी ही हैं। मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद और सत्ता में आते समय भी देश के पूरे इक्वेशन, चुनाव के समीकरण बदल दिए। आज तक मैं ये नहीं कहता कि इस चुनाव में हमारा कास्टिज्म खत्म हो गया, मैं ये नहीं कहता कि जियोग्राफी का प्रेम यहाँ इस देश में नहीं है। सवाल प्रादेशिकवाद, जातीयवाद, इस सबके ऊपर उठकर मोदी जी ने जो लहर पैदा की थी 2014 के चुनाव में, लोकसभा में, उससे विकास का एजेंडा, लोक प्रतिनिधि का परफॉर्मेंस, पार्टी की अकाउंटेबिलिटी, पार्टी का ऑडिट, पार्टी की जवाबदेही, ये सब विषय लोग जनता में, चर्चा में ये हमारे पार्टी ने लाए और विकास के एजेंडे पर लोगों ने सोचना चाहिए, उस प्रकार का विचार करना चाहिए। ये नया ट्रेंड डेवलप किया है। जो बिहार और उत्तर प्रदेश लोग जातीयवाद के लिए बोलते हैं, उसी उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटें जीतकर हमने ये बता दिया कि इसके ऊपर भी उठकर लोग सोचते हैं। ये वोटर ये होशियार रहता है। भारत के पॉलिटिकल विजडम के बारे में तो वोटर के हमें बिल्कुल डाउट नहीं है। और आज जो है एज ग्रुप भारत का 26 एज ग्रुप जो है, ये सब नया युवा विकास का एजेंडा चाहता है। विकास के एजेंडे पर ही हमारा जोर है और विकास के हर पार्टी को इसी प्रकार का परफॉर्मेंस करके विकास के एजेंडे पर आपका जोर होगा। श्याम जाजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।